गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अकाउंट्स प्लानिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर डीके राठौर। तो बात चल रही थी, हम एनसीईआरटी की श्रृंखला चालू कर रखी थी हमने। इसमें हमने 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने 11th नंबर का चैप्टर डिस्कस कर लिया था। आज हम 12th नंबर का चैप्टर चालू करेंगे। देखिए, इसका नाम है इकोसिस्टम। 12 एनसीईआरटी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम होगा हमारे इकोसिस्टम। देखिए क्या होता है इकोसिस्टम। हम जानते हैं कि प्रकृति को हम जानते हैं। प्रकृति में देखें तो प्रकृति में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रकृति लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ देती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रकृति को उसकी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखते हैं, उसको चलाए रखते हैं, उसकी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। तो हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। ये सबसे छोटा नेचर होता है, ऐसा सिस्टम जो खुद सरवाइव कर सकता है, ना किसी से कुछ लेगा ना किसी से कुछ देगा। उसकी सारी जरूरतें उसी सिस्टम के अंदर पूरी हो जाएंगी, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन होती है इकोसिस्टम की? इट इज इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर जिसमें सेल्फ सस्टेन करने का करेक्टर होता है, विच आर सेल्फ सस्टेनेबल। ठीक है, तो ये हमारा इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर खुद सस्टेन करने की कैपेसिटी होती है। अगर हम आगे बात करें इसके अंदर इकोसिस्टम में, तो हम क्या देखेंगे कि इसके कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हेडिंग डालेंगे फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा कि पहला जो इसका फीचर है, इसमें हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इकोसिस्टम बना किस चीज का हुआ है? इकोसिस्टम को बनाने के लिए कुछ चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका क्या मतलब है? इकोसिस्टम मेड बाय दो चीजें होती हैं मेनली इसके कंपोनेंट्स में। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में दो चीजें होती हैं, एक होगा एबायोटिक कंपोनेंट और एक होगा बायोटिक कंपोनेंट। इसका क्या मतलब है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इस बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे इस एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। एग्जांपल में हम बात करें इसमें, तो क्या हो जाएगा बायोटिक में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके पार्ट होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट होते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा हमारा? प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट, प्लस कुछ एनिमल्स हो जाएंगे इसमें, जो हमारे क्या कहलाएंगे? ये तो हो जाएंगे ग्रीन प्लांट। ठीक है, और ये एनिमल्स हो जाएंगे जिन्हें हम कंज्यूमर्स कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर।
और कुछ क्या हो जाएंगे इसके अंदर, बैक्टीरिया वगैरह हो जाएंगे जिन्हें हम डिकम्पोजर कहेंगे, डिकम्पोजर। ये सब इकोसिस्टम के क्या होते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो जो चीजें काम आती हैं वो सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगी। जैसे कि लाइट, जैसे प्लांट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, इसमें लाइट आ जाएगी हमारी। प्लस इसमें हम देखेंगे एयर आ जाएगी, कि विदाउट एयर यानी कि ऑक्सीजन सर्वाइव ही नहीं कर सकते एनिमल। दूसरा वाटर, इसमें से कोई भी चीज लिविंग नहीं है। तीसरा टेम्परेचर। ये सब जो कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स है। मतलब प्रकृति को बनाने के लिए दो तरह की चीजें होंगी, कुछ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, कुछ नॉन लिविंग चीजें लेंगे, दोनों को मिला के हम देखेंगे एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा कि दोनों आसानी से इस प्रकृति के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। ना इन्हें कुछ किसी से कुछ लेंगे ना किसी को कुछ देंगे, केवल आपस में ही लेन देन करेंगे। इसी को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। अब जब ये आपस में कुछ लेन देन करेंगे तो एक साइकिल चलेगी, ये इससे कुछ लेगा और ये इसको कुछ देगा। हम देखेंगे कि कुछ फंक्शंस होंगे इकोसिस्टम के। हमें कैसे पता चलेगा कि इकोसिस्टम चल रहा है कि रुक गया है, तो हमें उसके अंदर कुछ फंक्शंस देखने को मिलेंगे जो इकोसिस्टम का सेकंड फीचर कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे इकोसिस्टम का फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो मतलब इकोसिस्टम होने के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होने चाहिए और इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ फंक्शनल कंपोनेंट भी होने चाहिए। इन दोनों को मिला के कुछ साइकिल्स चलेंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट कहेंगे। तो सेकंड पॉइंट होगा बेटा, वो होगा सेकंड फीचर, कि इकोसिस्टम का क्या होगा। इकोसिस्टम है सम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, अब इसके फंक्शनल कंपोनेंट में हम देखें तो हमें याद है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तभी तो क्या होगा, जो एनर्जी आगे बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि इकोसिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, एनर्जी फ्लो चल रहा है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो, एनर्जी आई कहां से, एनर्जी आ रही है सनलाइट से। अगर एनर्जी सनलाइट से आ रही है तो उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि लाइट को तो मैं क्या लाइट से एनर्जी ले सकता हूं क्या, नहीं, मैं तो प्लांट खाऊंगा। और प्लांट के पास एनर्जी कहां से आई, वो उन्होंने सनलाइट से लिए। तो सनलाइट से मास में, बायोमास में कन्वर्ट, प्रोड्यूस करने का काम, बायोमास प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं। तो प्लांट को क्या कहेंगे हम, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी करना किसका फंक्शन हो गया है, इकोसिस्टम का फंक्शन हो गया है। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट हैं वो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट जो इसका फंक्शनल कंपोनेंट होगा वो होगा प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद हमें याद है कि प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमने कुछ इनऑर्गेनिक मैटर किससे लिया है, जमीन से लिया है। साथ में हम देखेंगे CO2 प्लांट ने किससे लिए, हवा से लिए। तो अगर इस तरह से मैटर को प्रकृति से लेते जाएंगे और वापस नहीं देंगे तो प्रकृति के अंदर मैटर खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो मैटर हमने प्रोड्यूस करने के लिए प्रकृति से लिया है इसको वापस भी देंगे हम। जब वापस देंगे तो एक साइकिल चलेगी जिसे कहेंगे मिनरल साइकिल। तो हम कहेंगे कि प्रकृति के अंदर क्या चल रही है, मिनरल साइकिल भी चल रही है, मिनरल साइकिल। और ये जो मिनरल साइकिल है किसकी वजह से चल रही है, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी करने के बाद ग्रीन प्लांट को कंज्यूमर खा लेंगे तो ग्रीन प्लांट भी मर जाएंगे, कंज्यूमर भी मर जाएंगे। जब दोनों मर जाएंगे तो उनके अंदर का जो मैटर है, बायोटिक मैटर है या लिविंग मैटर है, उसको वापस तोड़कर प्रकृति में मिलाने का काम कौन करेंगे, कुछ बैक्टीरिया फंगस करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। तो इकोसिस्टम के अंदर एक और फंक्शन होता है जिसे क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन।
ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है, इकोसिस्टम कर रहा है, इसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलके कर रहे हैं। तो हमने दो फीचर्स देख लिए इकोसिस्टम के। इसके बाद हम तीसरा इसका फैक्टर फीचर देखने वाले हैं। ओके, देखिए थर्ड फीचर क्या है। थर्ड फीचर ऑफ इकोसिस्टम, हम क्या देखेंगे कि जो इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन? स्ट्रेटिफिकेशन मतलब इकोसिस्टम में कई स्पीसीज होती हैं और वो स्पीसीज परतों में होती हैं। अपनी जरूरत के अनुसार वो इकोसिस्टम के अंदर अपना स्पेशल जगह हासिल कर लेती है। कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेशल स्पेशल जगह पे मिलते हैं, परतों के रूप में मिलते हैं इकोसिस्टम में, इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि क्या मतलब निकलता है इसका, देखते हैं। इकोसिस्टम है वो have many species which are longitudinally arrange होती हैं, which are longitudinally arrange, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगी वो। जैसे कि देख लो, हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखें एग्जांपल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे नीचे तो ये सॉइल है। तो सॉइल में क्या देखते हैं हम कि सबसे बड़े बड़े ऊंचाई पर, सबसे हाइट पर क्या मिलेंगे, ग्रीन प्लांट मिलेंगे, ट्री मिलेंगे। सबसे हाइट पे कौन होंगे, सबसे ऊपर ट्री होंगे। फिर ट्री के नीचे हमें कौन देखने को मिलेंगे, झाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें कौन देखने को मिलेंगी, शॉप देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, छोटे छोटे मुझे घास के यानी कि हर्ब के टुकड़े देखने को मिलेंगे। इसके बाद मुझे हर्ब देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ट्री, सेकंड हर्ब, थर्ड क्या हो गई है, शॉप, उसके बाद क्या हो गया, हर्ब। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्री को ज्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए थी तो ये हाइट पे गए, जबकि शब को कम लाइट चाहिए तो थोड़ा सा और नीचे चले गए, और घासों को यानी कि हब को और कम लाइट चाहिए थी तो ये नीचे चले गए। तो तीसरे नंबर पे कौन आ गई, हब। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है, परतें देखने को मिल रही है। सबसे ऊपर आपको बड़े ट्री देखने को मिले, बीच में आपको शब देखने को मिली, सबसे नीचे आपको हब देखने को मिले। यही तो क्या होता है, परतीकरण यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। के इकोसिस्टम के अंदर लिविंग मैटर्स के अंदर हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड फीचर। नेक्स्ट जो हम फीचर देखेंगे, फोर्थ फीचर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फीचर्स में क्या क्या है कि इकोसिस्टम के पास होती है एक तो स्टैंडिंग क्रॉप, और इकोसिस्टम के पास होता है स्टैंडिंग स्टेट। हम देखेंगे इकोसिस्टम
जो बायोटिक मैटर से बना होता है, इसके अंदर कितना मास है, कौन कौन सा मास, दो तरह का मास देखने को मिलता है हमें, जिन्हें हम स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। तो हम कहेंगे इकोसिस्टम हैव बायोमास, और ये बायोमास हमें दो चीजों में देखने को मिलेगा। एक होगा स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल, और एक होगा स्टैंडिंग स्टेट, स्थिर अवस्था। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बने किसके हैं, सेल के बने हैं। जब हम सेल का साइटोप्लाज्म देखते हैं तो हम देखते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में हमें दो तरह के केमिकल देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री भी दो तरह की होती है, एक होगा ऑर्गेनिक, एक होगा इनऑर्गेनिक। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिनसे ये मैटर बना होगा उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। लिविंग मैटर भी वही होता है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे अंदर ज्यादा होती है, 96% केमिकल हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक होते हैं, इसीलिए हमें ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बाकी हमारी बॉडी के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जैसे कि हमारे दांत हो गए कैल्शियम के बने, उसके अंदर थोड़ा सा फॉस्फोरस भी है, तो हड्डियों के अंदर भी यही मैटर होता है। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर स्टैंडिंग क्रॉप भी है और स्टैंडिंग स्टेट भी है। तो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बात करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम। और स्टैंडिंग स्टेट में क्या कहेंगे कि जितना भी बायोमास है उसमें से इनऑर्गेनिक मैटर काउंट कर लो, वो सब क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग स्टेट आ जाएगा। जैसे कि हम कोई लकड़ी का टुकड़ा देते हैं, वुड, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है और इनऑर्गेनिक मैटर भी है। तो जैसे ही हम उसमें आग लगाएंगे तो आग लगाने के बाद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो तो हवा में मिल जाएगा CO2 की फॉर्म में, और उसके अंदर जो राख बचेगी वो सब क्या है, फ्लाई एश जो उसके अंदर बची है वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से काउंट करेंगे हम। तो टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर इन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडिंग क्रॉप होती है और स्टैंडिंग स्टेट होती है, किसके अंदर देखने को मिलेगी, हमें इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये हमारा फोर्थ फीचर होता है, देख लो इसे। ठीक है, अब हम चारों फीचर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखने वाले हैं कि प्रकृति के अंदर किस तरह के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हम देखेंगे कि इकोसिस्टम को बनाने के लिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों काम में आते हैं। तो जिस तरह के एबायोटिक फैक्टर होंगे उसी तरह का इकोसिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बनाने में जिसने मदद की है उसी के नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। जब प्रकृति के द्वारा बनाया जाएगा तो उसे नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे, यानी कि भगवान ने बनाया होगा, और इकोसिस्टम को इंसान के द्वारा बनाया गया होगा तो उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम,
नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इको सिस्टम, देखिए जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ये मैन मेड होता है, इट इज मैन मेड। और इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें हम, तो हम जानते हैं आपके खेतों के अंदर पानी है, सॉइल है, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर। लेकिन उसके अंदर जो फसल खड़ी हुई है वो सब क्या है, बायोटिक फैक्टर। तो क्या बन गया है, इकोसिस्टम। और उसको बनाने में प्रकृति ने नहीं, उसको इंसान ने बनाया है। तो जो क्रॉप लैंड हुए, तो एग्जाम्पल में क्या जाएगा बेटा, क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड। हमारे खेत क्या आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे। दूसरी बात, कुछ मछलियां हैं जिन्हें बचाने के लिए मैं अपने घर ले आया और एक कांच के बक्से के अंदर पानी भर के मैंने रख रखा है। तो बताइए उसमें पानी है, उसके अंदर फिश है, ये तो बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर दोनों हो गए हैं। तो क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया है। अब वो इकोसिस्टम प्रकृति ने नहीं, मैंने बनाया है, तो वो मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा और उसे हम एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। एक्वेरियम, ठीक है। अब मैंने मेरे घर के सामने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, उस पर चिड़िया आके बैठती है, वहां पर सॉइल भी मैं खुद लेके आया हूं, उसे मैं गार्डन के नाम से जानता हूं, और वो गार्डन मेरे द्वारा बनाया गया है। तो गार्डन भी क्या हो जाएगा बेटा, मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा गार्डन। इसी तरह से कई इकोसिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो नेचुरल इकोसिस्टम में अगर सोइल ज्यादा है एबायोटिक फैक्टर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। और अगर नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर के अंदर मैंने वाटर ज्यादा कर दिया है, तो उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। तो नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, दो तरह के मेरे को इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर ज्यादा और इसके अंदर सॉइल ज्यादा। तो मैं देखूंगा इसके एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल के, जो प्रकृति के द्वारा बनाए हैं, इसमें आ जाएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रकृति ने डेजर्ट बनाए हैं, उसके अंदर भी सोइल ज्यादा होती है, पानी नहीं होता, तो डेजर्ट इकोसिस्टम। कुछ घास के मैदान होंगे, वहां पे सिर्फ घास, कई किलोमीटर तक घास ही घास होगी। जैसे कि हम उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां मुझे देहरादून का इलाका, पाटलीदून का इलाका और हिमाचल में रानीखेत वाला इलाका, सब मेरे को वहां पे सिर्फ घास के मैदान दिखाई देंगे। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं जो कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम बात कर लें तो देखो, पानी भी दो तरह का होता है। अगर उसके अंदर नमक ज्यादा है, यानी कि वो समुद्र है, सी है, तो उसे हम मेराइन इकोसिस्टम कहेंगे। और उसके अंदर नमक की क्वांटिटी यानी कि NaCl वगैरह की क्वांटिटी कम देखने को मिल रही है हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है मेराइन इकोसिस्टम, एक होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। अब मेराइन इकोसिस्टम में हम जानते हैं इसके अंदर सी आएंगे हमारे सारे के सारे, ऑल सी। हिंद महासागर हो गया, प्रशांत, अंटार्कटिक, आर्कटिक, पैसिफिक, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होगा कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन आ जाएंगी, हमारी रिवर आ जाएंगी, एग्जाम्पल में पॉन्ड आ जाएंगे और लेक आ जाएगी। ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
ठीक है, तो किसने इकोसिस्टम को बनाया, ये तो इस आधार पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। इसके अलावा भी और कई तरह के इकोसिस्टम होते हैं जिनका बेसिस अलग होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। हो गया। देखिए, इकोसिस्टम फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा हमारा कंप्लीट इकोसिस्टम, एक हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। कंप्लीट इकोसिस्टम और एक हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। देखिए, अगर हमने बात की थी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और हमने बात की थी फंक्शनल कंपोनेंट, अगर सारे के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और सारे के सारे फंक्शनल कंपोनेंट अगर इकोसिस्टम के अंदर मिलते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। ठीक है ना। इफ ऑल टाइप ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल component present in ecosystem, तो इसे क्या कहेंगे हम, कंप्लीट इकोसिस्टम कहेंगे, नॉन एज कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम क्या है। अगर कोई ना कोई चीज अधूरी है, मतलब सम कंपोनेंट आर मिसिंग, सम कंपोनेंट आर मिसिंग, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो समझ जाओगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, जब मैं एक्वेरियम की बात करता हूं और दूसरा जब मैं डीप सी की बात करता हूं, गहरा समुद्र, तो देखिए यहां पर समुद्र की गहराई में हम क्या देखेंगे कि सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही हैं। जब सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी एब्सेंट होगी, किसी तरह का कोई फोटो सिस्टम नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी वाला सिस्टम एब्सेंट होगा, साथ में यहाँ पे प्रोड्यूसर भी एब्सेंट होंगे। दूसरा, एक्वेरियम की जब मैं बात करूं तो एक्वेरियम में जो खाना है, फूड है, मछलियों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो उसके अंदर मैं देखूंगा कि कोई ग्रीन ग्रास वगैरह नहीं है, कोई फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह नहीं है जिनको खा के मछलियां काम चलाएं। मतलब मैं कहूंगा कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी एब्सेंट है, क्योंकि मैंने घर के अंदर रख रखा है, वहां पे लाइट नहीं है। तो कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट रह गया इन दोनों के अंदर, वो गया प्रोडक्टिविटी एब्सेंट। प्रोडक्टिविटी एब्सेंट। तो ऐसे इकोसिस्टम क्या हो जाएंगे, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो बेसिस पर अभी तक इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लिया है। देख लीजिए इसे। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे वो होगा इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हम क्या देखते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि इकोसिस्टम का साइज फिक्स नहीं है। आपको इकोसिस्टम बहुत बड़े समुद्र जैसे भी दिखाई देंगे और इकोसिस्टम आपको एक छोटी सी बूंद के अंदर भी दिखाई दे जाएगा। चाहिए क्या हमें, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट और उनके बीच में मिलने वाला फंक्शन, इकोसिस्टम कंप्लीट।
तो हम क्या देखेंगे, इकोसिस्टम काफी लार्ज साइज में वेरी करते हैं और काफी स्मॉल साइज के अंदर भी वेरी करते हैं। तो इकोसिस्टम का जो पहला टाइप होता है वो होता है नैनो इकोसिस्टम। फर्स्ट जो होगा वो होगा नैनो। साइज में वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे कि मैं पानी की बूंद की बात करूं, तो पानी की बूंद भी एनसीईआरटी ने इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि पानी की बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकता है, अगर हम बात करें तो। पानी की बूंद भी कर सकता है अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है। देखिए वाटर क्या हो गया है इसके अंदर, वाटर तो इसके अंदर क्या हो गया, एबायोटिक फैक्टर। ये मैंने इसके अंदर एक ग्रीन एल्गी डाली, मैंने इसके अंदर एक बैक्टीरिया डाल दिया, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ठीक है। ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गया है। तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें मेरे को देखने को मिली। एक तो मेरे को इसमें देखने को मिली वाटर, ठीक है। और मेरे को देखने को मिलती है यहां पे सनलाइट। ये सन है, जिससे क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, प्लस सनलाइट। तो बताइए दोनों मिलके क्या हो गए हैं, दोनों मिलके हो गए हैं एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। और इसके अंदर जो मैंने ग्रीन एल्गी डाली है वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, ये ग्रीन एल्गी जो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर है। और इसका एक फंक्शन करेगी, क्या करेगी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा जो बैक्टीरिया है जो फंक्शन करेगा क्या, डिकम्पोजिशन। तो ये दोनों ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे बायोटिक फैक्टर। और प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। तो बताइए एक समुद्र को छोड़कर, इतने बड़े समुद्र को छोड़ के मैंने एक बूंद के अंदर कंप्लीट इकोसिस्टम बना दिया है। तो एनसीईआरटी कहती है कि काफी छोटे साइज से लेकर काफी बड़े तक इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। तो पहला हो गया है हमारा नैनो इकोसिस्टम, हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारा, इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम कहेंगे कि दूसरा हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम। ये थोड़े से लार्ज इकोसिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस रिवर हो जाएगी। और तीसरा मैं बात करूं तो हो जाएगा क्या, मेगा इकोसिस्टम। इसमें कुछ ज्यादा ही बड़े इकोसिस्टम आ जाएंगे। एग्जाम्पल वेरी लार्ज आएंगे इसके अंदर, वेरी लार्ज, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, सी समुद्र। इससे बड़ा तो कोई क्या होगा। तो इकोसिस्टम का में साइज काफी ज्यादा वेराइटी देखने को मिलती है। तो ये हमारा इकोसिस्टम के टाइप और क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। देखिए इसे, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम।
फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, इसका पहला जो फंक्शन मैं उठाने जा रहा हूं वो है प्रोडक्टिविटी, कि इकोसिस्टम ने क्या प्रोड्यूस किया, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और ये प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा। ये प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा। तो हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी दो तरह की हमें प्रकृति के अंदर देखने को मिलेगी। इकोसिस्टम में हम दो तरह की प्रोडक्टिविटी देखेंगे। एक देखेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा हम देखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है ये? हमें याद है कि एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो उसे क्या चाहिए? बायोमास चाहिए। हम बायोमास खाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। तो बायोमास प्रोड्यूस किसने किया सबसे पहले? देखिए, बायोमास बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देगा? सन देगा। इकोसिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला एकमात्र सोर्स जो है वो है सन। सनलाइट के अलावा और कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है। कुछ अपवाद हैं उसके, केवल डीप थर्मल वेंट। इसके अलावा सभी जगह, सभी इकोसिस्टम में हम क्या देखेंगे कि एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है? केवल और केवल सन प्रोवाइड करा रहा है। अब जब सन प्रोवाइड कराएगा तो बायोमास बनाना है। बायोमास कौन बनाता है सबसे पहले? वो ग्रीन प्लांट बनाते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? कार्बन लेंगे CO2 की फॉर्म में, जमीन से वाटर लेंगे, और दोनों को मिक्स करके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और जब ये कार्बन और ये वाटर दोनों को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे ली जाएगी? सन की लाइट, सनलाइट से ली जाएगी। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम पे हम क्या चेक करते हैं? हम फोटोसिंथेसिस ही चेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन करेगा बेटा? ये करेगा बाय ग्रीन प्लांट, बायोमास फॉर्मेशन फॉर। कौन खाएगा इस बायोमास को? किसके लिए बायोमास प्रोड्यूस किया है? हर्बीवोरस प्राणियों के लिए, हर्बीवोरस एनिमल के लिए। फॉर हर्बी फॉर, ठीक है, शाकाहारियों के लिए। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, भाई हो तो क्या प्रोडक्टिविटी? मैं कह रहा हूं कार्निवोरस क्या सीधे ग्रीन प्लांट को खा सकते हैं क्या? क्या शेर घास खाएगा? घास का बायोमास खाएगा? नहीं खा सकता। तो शेर के लिए खाने के लिए जो बायोमास है वो किसने प्रोड्यूस किया? अरे, इन प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोरस ने खाया। अब हर्बीवोरस के अंदर जो मांस का फॉर्मेशन होगा, फ्लेश का फॉर्मेशन होगा, मीट का फॉर्मेशन होगा, वही तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। जो किसके लिए होगा? कार्निवोरस एनिमल के लिए होगा। बात करें हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लैश या मीट फॉर कार्निवोरस एनिमल एनिमल बाय, किसने किया? हर्बीवोरस ने। पहले तो ग्रीन प्लांट ने किया है तो प्राइमरी, और दूसरी बार हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। बाय हर्बी फॉर एनिमल। इस तरह से क्या हो गया है? प्रोडक्टिविटी दो ग्रुप में डिवाइड हमने कर दी है। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी की रेट की बात करेंगे कि कौन ज्यादा स्पीड से प्रोडक्टिविटी कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ प्राइमरी, देखिए
कैसे निकालेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। अगर प्राइमरी की बात कर रहे हो तो क्या जाएगा? बाय ग्रीन प्लांट। कितने एरिया के अंदर फैले हुए हैं उसका हम डिवाइड कर देंगे उससे, बाय टोटल एरिया। और कितने समय में प्रोड्यूस किया है उससे भी इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम। तो हमारे पास क्या जाएगा? प्रोडक्टिविटी की रेट आ जाएगी। इसकी जो यूनिट होती है वो दो तरह की यूनिट देखने को मिल सकती है। या तो आप इसको एनर्जी की फॉर्म में लोगे तो क्या बोल देंगे हम इसे? किलो कैलोरी बोल देंगे। किलो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। एरिया जब लेते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम पर ईयर ले लेंगे, पर ईयर। ऐसी अगर इसको आप बायोमास की फॉर्म में लोगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एरिया पर ईयर। तो एग्जाम्पल अगर अपन देखें, मान लीजिए कोई इकोसिस्टम है, ये घास थी, इस इकोसिस्टम के अंदर कुछ घास थी, जो इसका वेट 100 केजी था शुरुआत में, जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। मैं क्या देखता हूं कि एक ईयर में, 1 ईयर में इसका बायोमास मेरे को 200 केजी देखने को मिलता है, बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है? 200 केजी। तो बताइए जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट होगी, 100 बढ़ा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, बढ़ा मीटर स्क्वायर में, और क्या हो गया है? एक ईयर में बढ़ा है मीटर स्क्वायर में। तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी? रेट क्या आएगी? 100 केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये हो जाता है हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप देखेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती कितने तरह की है। तो हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप। दो तरह की होती है। पहला क्या होता है? एक होगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक हो जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रोस मतलब कितनी प्रोडक्टिविटी की है, ये टोटल अर्निंग है कि कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है। टोटल प्रोड्यूस बायोमास, टोटल प्रोड्यूस बायोमास। जिसे हम अर्निंग के नाम से जानेंगे, टोटल अर्निंग। अर्निंग बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में देखें तो इसमें क्या होगा? टोटल प्रोड्यूस बायोमास में से कुछ ये यूज कर लेगा और अगले वाले को कम मात्रा में देगा।
क्या प्लांट आपको खाने के लिए बायोमास बना रहे हैं? नहीं, वो खुद के लिए बनाते हैं। खुद तो कुछ भी यूज करेंगे, कुछ मात्रा में तो खुद यूज कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा वो किसको देगा? अगले वाले ऑर्गेनिज्म को देगा। तो मतलब बनाया कितना और अगले वाले के लिए सेव कितना किया, इसी को क्या कहेंगे हम? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्चुअल ग्रोथ, इट इज एक्चुअल इंक्रीज in biomass for next herbivore। herbivore को कितना मिला? herbivore, इसी को क्या कहेंगे हम? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। इसे कहेंगे हम सेविंग, टोटल सेविंग, नॉन एज टोटल सेविंग। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, देखिए एक मैं ग्रीन प्लांट लेता हूं, मान लीजिए इसका जो वजन है वो 200 केजी है, 200 केजी। कब? 2023 में, ठीक है। तो 2023 में इसका वजन क्या है? 2200 केजी। अब मैं क्या देखता हूं कि कुछ समय बाद इस प्लांट का साइज बढ़ जाएगा, मतलब इसने कुछ प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूं? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इस प्लांट का जो वजन है मैं देखता हूं कि हो गया है, कितना मान लेते हैं, 450 केजी। लेकिन जब मैंने इससे पूछा कि बताइए आपने एक साल में कितना मास प्रोड्यूस किया है, तो इसने मुझे बताया कि मैंने एक साल में 300 केजी प्रोड्यूस किया था। टोटल प्रोडक्शन, टोटल ग्रोस प्रोडक्शन 300 केजी, जो इसका क्या हो जाता? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को? जीपीपी, ठीक है ना। और शॉर्ट में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे? एनपीपी, ठीक है। तो ये जो आया है टोटल ग्रोस प्रोडक्टिविटी, वो कितनी आई है? जीपीपी कितनी आई बेटा? ये आई है 300 केजी। तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि भाई एड तो कितना हुआ है? केवल 250 हुआ है, बाकी का 50 कहां गया? तो इसने मुझे बताया कि 50 मैंने यूज कर लिया है, 50 यूज इन सेल्फ रेस्पिरेशन, या इसकी खुद की जरूरतों के लिए कर लिया है, यूज इन सेल्फ रेस्पिरेशन, जिसे हम आर कहेंगे। आर इक्वल टू कितना है बेटा? 50 केजी। और एड कितना हुआ है? तो हम देख रहे हैं एड इंक्रीज, इंक्रीज ओनली 250 केजी। तो ये 250 केजी क्या है बेटा? ये नेट इंक्रीज है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एनपीपी के नाम से जानते हैं। तो एनपीपी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन रेट, जो इसने खुद यूज कर लिया है। तो जितना बनाया उसमें से कितना यूज कर लिया उसको घटा दें तो क्या आ जाएगा बेटा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी इस प्लांट की? 250 केजी हो गई है।
तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, प्रोडक्टिविटी के टाइप होते हैं। तो आज हमने प्रोडक्टिविटी के सारे टाइप देख लिए हैं और प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। कंपैरिजन इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हम अर्थ पर रहते हैं। हम क्या रहते हैं बेटा, अर्थ पर रहते हैं। और अर्थ पर हम देखेंगे कि बहुत ही कम क्षेत्र में क्या है, जमीन है। बहुत ही कम क्षेत्र में क्या है बेटा, जमीन है। ठीक है, ये जमीन के टुकड़े हैं जो हमें कहां देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया है ये। और बाकी क्षेत्र के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, केवल और केवल पानी देखने को मिलता है। तो मैं बात करूंगा कि अर्थ की टोटल प्रोडक्टिविटी जब मैंने निकाली, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ, तो वो निकल के आती है 170 बिलियन टन पर ईयर। ठीक है, और ठीक है, जब मैंने इकोसिस्टम को काउंट किया तो मैं क्या देखता हूं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्लस एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पृथ्वी पर कितना होता है, केवल 30% है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम पृथ्वी पर 70% है। लेकिन जब मैं टोटल कितना हो गया बेटा, 100% हो गया है, 100% अर्थ हो गई है ये, 100% अर्थ। लेकिन जब मैं प्रोडक्टिविटी को कंपैरिजन करता हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक की ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या देखते हैं कि 170 में से मैक्सिमम कौन कर रहा है प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मैं क्या देखता हूं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मुझे 115 बिलियन टन सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के द्वारा दिखाई देता है, और बाकी का बचा लगभग 55% या 55 बिलियन टन एक्वेटिक के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी इतना कम, टोटल कितना हो गया 170 बिलियन टन। तो इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी इतना कम प्रोडक्टिविटी क्यों हुई? रीजन ये है कि यहां पर हम देखेंगे लाइट कम है, सोइल कम है। अगर देखो सोइल नीचे होती है, अगर नीचे जाएगा प्लांट तो वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी, ऊपर आएगा तो सोइल नहीं है, तो क्या हो जाएगी यहां पे सोइल और लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी हियर। क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस, बिना लाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। हियर लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। तो हम देखेंगे समुद्र के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं, उन प्रोड्यूसर को लाइट न मिलने के कारण ये प्रोडक्टिविटी कम शो करते हैं, जबकि एरिया इनका अर्थ पर ज्यादा है। तो इस तरह से हमने आज इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना चालू किया, उसके कंपोनेंट्स को देखा, उसके कंपोनेंट्स को देखने के बाद उसके फीचर्स को देखा, फीचर्स को देखने के बाद उसके हमने फंक्शंस पढ़ना चालू किए, उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा, और फंक्शंस में आज हमने उसकी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है, अगला ज्ञान हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।